हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो जीएस पेपर 1 और खासकर देखा जाए तो आपके प्रीलिम्स के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ा है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करें। ठीक है, टॉपिक है क्या? अंटार्कटिक परिपथीय धारा। अभी धाराएं क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, ये आप जानते होंगे। तो धारा जो होती है उसमें भी अगर देखा जाए तो 30 अंश उत्तरी से लेकर 30 अंश दक्षिणी के बीच में जो धारा होती है, जहाँ पे व्यापारिक पवनें बहती हैं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं जो होती है, जो धारा होती है वह कैसा है, या तो नीचे से ऊपर उठती है, नहीं तो ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, लेकिन जो पवन होती है वो कैसा होती है, हमेशा जो है वो क्षैतिज चलती है, ये आप जानते होंगे। तो उसी में देखा जाए विश्व की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है कहाँ पे? तो ये साउथ पोल है। ठीक है, पृथ्वी का जो है साउथ पोल जो है वहीं पे है। वहाँ पे सूर्य की किरणें आपको पता भी है कि नहीं पहुँच पाती है। वो क्यों कारण है वो हम लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि सूर्य की तिरछी जो है, चूंकि पृथ्वी जो है उसकी अवनति होने के कारण, मुख्य रूप से झुका होने के कारण, वह मुख्य रूप से वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं वो नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह है आपका 0 अंश का अक्षांश। ठीक है, इसको अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, सपोज दैट। मान लीजिए पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से होकर जाने वाली एक काल्पनिक 0 अंश की रेखा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इसे को कहा जाता है विषुवत या अक्षांश रेखा, विषुवत या अक्षांश रेखा। ठीक है, या इसी को कहा जाता है क्या? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये बेल्ट है 30 अंश उत्तरी। इसके नीचे जाएंगे तो 30 अंश साउथ जो है दक्षिणी है। इसमें भी अगर आप ऊपर की तरफ चलें तो ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इसमें और आगे तरफ अगर जाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है 60 अंश नॉर्थ, और नीचे जैसे ही आप जाते हैं वैसे आता है आपका 60 अंश साउथ, 60 अंश दक्षिणी। ठीक है, और ये जो है पोल है वहाँ पे कितने अंश का? 90 अंश का। ये पोल पे कितने अंश का है? 90 अंश का। ठीक है, अब इसमें से अगर देखा जाए तो आप पढ़े होंगे, ये होगा 0 अंश का। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। अब लो प्रेशर यहाँ पे क्यों होता है? यहाँ पे भूमध्य, इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखी जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ होता है? 0 अंश अक्षांश पे होता है। ठीक है, क्यों होता है यहाँ पर लो प्रेशर, क्यों होता है? कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा होता है तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब सूर्य यहाँ पे तापमान जब ज्यादा होगा, तो तापमान होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो जल है वह क्या होगा, या जो हवा होगी आसपास की क्षोभ मंडल के नज़दीक जो कण होंगे, जो हवा होगी वो गर्म होंगे, और गर्म होगी तो हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी। गर्म हवा क्या होती है? ऊपर उठती है। और ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, ज़्यादा कण उसके पास पास होते हैं तो वो नीचे बैठती है। तो गर्म हवा होगी तो वो ऊपर उठेगी। ऊपर जब उठ जाएगी, जैसे ही हवा ऊपर उठती है तो उठेगी ऊपर तो नीचे स्थान छोड़ेगी। अब जैसे ही अपना स्थान छोड़ेगी वहाँ पर प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और ऊपर जब उठेगी तो कौन सा हो जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है, फिर वहां से उठते हुए जब यहाँ पे आएगी तो ये वाला जो क्षेत्र होगा 30 अंश वाला, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा हाई प्रेशर वाला।
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या उच्च वायुदाब जो है अक्षांश कहा जाता है इसको, 30 अंश नॉर्थ को, ठीक, 30 अंश साउथ को भी वही कहा जाता है। ठीक है, ठीक। वैसे अगर आगे हम लोग चले 60 अंश, तो 60 अंश पे फिर क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर। तो इसको क्या कहा जाता है? सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब प्रेशर, सब पोलर जो है लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है यहाँ पे। यानी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्रीय 60 अंश नॉर्थ होता है। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही होता है। यहाँ पे तो हाई वाला हो गया, यहाँ पे जो होगा कौन होगा? लो वाला हो गया। ठीक है, फिर ध्रुवों पे अगर आप जाएंगे तो ध्रुवों पे क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ध्रुवों पे हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर भी ध्रुवों पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हाई प्रेशर होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं, भूगोल में आप पढ़े होंगे। अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात जब आ गई तो होगा क्या? ये 30 अंश था। ठीक है, और यहाँ क्या था? हाई प्रेशर था। ठीक है, और ये विश्वत वाला था, इसको भी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये वाला क्षेत्र। ठीक, लो प्रेशर क्षेत्र है, हाई वाला है। ठीक है, अब ये लो है, इधर क्या था? हाई था, इधर क्या था? हाई था। तो पवनें किधर चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। पवनें हमेशा कहाँ चलती है? जहाँ उच्च वायु दाब होता है वहां से निम्न वायु दाब की ओर, यानी जहाँ दाब प्रवणता ज्यादा होती है, ढाल प्रवणता ज्यादा होती है, उधर की तरफ चलती हैं। ठीक है, जैसे नदियां किधर चलेंगी? उच्च से निम्न की ओर। जैसे ऐसा ढलान हो तो नदी चलेगी, और ऐसा हो तब, तब भी चलेगी। लेकिन आप क्या कहेंगे? इसका ढाल प्रवणता तेज है, इसका ढाल प्रवणता थोड़ा से कम है, तो सबसे ज्यादा तेजी में कहाँ से गिरेगी? यहाँ से गिरेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ही ज्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अंतराल ज्यादा होगा, उधर ही दाब प्रवणता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हाई प्रेशर से पौने किधर चलेंगे? लो प्रेशर की तरफ, इधर ऐसे चलेंगे। लेकिन ऐसे चल नहीं पा रही है, कारण क्या है? उसका कारण है, मैं बता रहा हूँ, कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल जो लगता है, वो कोरियोलिस बल क्या करता है? जो साउथ हेमिस्फेयर होता है, जो साउथ हेमिस्फेयर होता है और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध जो होता है और दक्षिणी जो गोलार्ध होता है, तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें जो पौने होती हैं उसको किधर मोड़ने का काम करता है? उसके राइट क्षेत्र में, उसके दाएं। तो मान लीजिए अगर इधर से आ रहा है तो उसका राइट, अगर उधर से आप आ रहे हैं तो राइट आपका क्या होगा? अगर इधर से आप आ रहे हैं तो राइट आपका क्या होगा? ये होगा। इसका मतलब ये पवन अगर आ रही है इधर से, इधर से ये पवन आ रही है, तो ये किधर मोड़ देगा? किधर मोड़ देगा? इधर की तरफ मोड़ देगा, इधर की तरफ मोड़ देगा, इधर की तरफ मोड़ देगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? बिल्कुल दाहिने की तरफ मोड़ देगा। ठीक वैसे ही जो कोरियोलिस बल होता है, अच्छा कोरियोलिस बल अगर आपसे पूछे 0 अंश अक्षांश पे होता है तो नहीं होता है, कोरियोलिस बल वहां पे नहीं पाया जाता है, 0 अंश अक्षांश पे नहीं पाया जाता है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे, यहाँ हाई प्रेशर था और यहाँ पे लो प्रेशर था, तो पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाएंगी। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये कहाँ घूम जाएंगी? लेफ्ट की तरफ, यानी ऐसे लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगी, लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगे ऐसे पौने। तो ये पवन किधर चलने लगी? अब ये दोनों ओर से जब धक्का आया, दोनों ओर से लग रहा है, तो ये पवन देखिए किधर चल रही है, यानी इधर कौन सा दिशा है? ईस्ट है, और इधर कौन सा है? वेस्ट है। यानी पूर्व से किधर चल रही है? पश्चिम की ओर। इसीलिए इस पवन को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन। इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवन है। ये कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन है। और इसको क्या कहा जाता है? पूर्वा पवन, पूर्वा पवन भी कहा जाता है, क्योंकि किधर से किधर चल रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक वही यहाँ पर भी होता है, हाई से ले, हाई से लो। ठीक है, इधर जो चलती है वो कौन सी हवाएं होती हैं?
पश्चिमा पवनें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जो चलती हैं ठीक वैसे ही क्या होती हैं, पश्चिमा पवनें होती हैं, ठीक है, पश्चिमा पवनें होती हैं, पश्चिमा पवनें होती हैं। तो इधर यानी इधर देखा जाए अगर ये साउथ वाला जो पार्ट है, जैसे सपोज दैट देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, इसका ये साउथ वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये है जीरो वंश की रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है इसमें आप देख पा रहे होंगे स्थल कम है। ध्यान से देखिए, ये मानचित्र में अगर देखिए यहाँ से अगर जीरो अंश की अक्षांश से रेखा जा रही है, अगर यहाँ यहाँ से ये रेखा जा रही है जीरो अंश की, तो जीरो अंश की ये रेखा जा रही है। अब इधर ये क्या हुआ, साउथ हेमस्फेयर हो गया, इधर क्या हो गया, नॉर्थ हेमस्फेयर हो गया। यानी ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा स्थल किधर है, नॉर्थ की तरफ है, और साउथ की तरफ कम है। तो जब नॉर्थ की तरफ स्थल है तो अगर इधर से पवन बहते हुए जा रही है और उसको स्थल मिल जा रहा है, इसका मतलब उसका वेग कम होगा कि ज्यादा होगा, वेग कम होगा। लेकिन इधर से जब चल रही है तो उसको रोकने के लिए कोई स्थल है ही नहीं है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, और बढ़ा ही रहेगा, यानी वेग इसका ज्यादा होगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो पूर्वी जो उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, यानी पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी जो हेमस्फेयर है, यानी देखा जाए उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें से उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों का वेग है, कौन सा पवन है, पछुआ पवन है, जो कहाँ से चलती है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब से मुख्य रूप से कहाँ चलती है, जो उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो चलती हैं पवनें, जो पछुआ पवनें जिनको कहा जाता है, उनका वेग यहाँ पे स्थल पर आते आते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्थल है यहाँ पे। लेकिन वही अगर आप साउथ गोलार्ध में देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल ज्यादा नहीं है, कम है। तो वहां पे ये जो पछुआ पवनें चलेंगी कहाँ से कहाँ तक, तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से लेकर और सब पोलर यानी उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर जो चलने वाली पछुआ पवनें हैं, उनको कोई यहाँ पर स्थल मिलेगा नहीं, कोई अवरोधक मिलेगा ही नहीं। जब अवरोधक नहीं मिलेगा तो इनका गति उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की अपेक्षा क्या होगा, तेज होगा, ज्यादा होगा, गति इनकी क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने पछुआ पौने चलती हैं उनको 40 40 जो 40 अंश पे चलती है उनको गरिष्ठा चालीसा, ठीक है, या 50 अंश पे जो चलती है उसको प्रचंड पचासा कहा जाता है, ठीक है, या 60 अंश पे जो चलती है उसको चीखता साठा कहा जाता है। यही कारण है, ठीक है। ये अलग अलग नाम, क्योंकि इसके वेग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका कोई अवरोधक यहाँ पे आपको दक्षिण गोलार्ध में देखने को नहीं मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में इसका। और ये कौन पवन है, पछुआ पवन है, ये याद रखिएगा। और ये 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण के बीच में जो पवनें चलती हैं वो कौन पवनें होती हैं, कौन सी पवनें होती हैं, तो वह पवनें होती हैं कौन सी, पूर्वा पवनें होती है, ठीक है। तो इसी की बात किया जा रहा है, इसी दक्षिणी गोलार्ध में यह नॉर्थ, मुख्य रूप से ये जो साउथ पोल है यहीं पे है एक महाद्वीप जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंटार्कटिका। यहाँ पर जो चलती है धाराएं उसके बारे में बात की जा रही है, जो सबसे तेज चलती है, सबसे प्रचंड चलती है। क्यों, क्योंकि जितना ही ये नीचे की तरफ आएगी इधर साउथ पोल, साउथ जो हेमिस्फेयर है उसके तरफ, तो इसमें आपको कॉन्टिनेंट कम मिलेंगे, और कॉन्टिनेंट कम मिलेंगे या स्थल भाग जब कम मिलेंगे तो अवरोधक कम होगा, अवरोधक कम होगा तो इनकी गति सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा होगा, तेज होगा, इनका वेग ज्यादा होगा। तो इसी से रिलेटेड था, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, देखिए क्या है। तो इसके अध्ययन से कुछ पता चला है कि अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा यानी एसईसी जो मुख्य रूप से विश्व की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है, तो बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण ये धीमी हो रही है, यानी बर्फ की चादर पिघल रहे हैं जिसके कारण इसका वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यह अभी सर्च से हालिया में सर्च हुआ है, इससे पता चला है, ठीक है। तो अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा SCC जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है। याद रखिएगा आप लोग, मैंने बताया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताया हमें। अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, अभी मैं बताया भी हूँ आपको, पश्चिम से पूर्व बहती है, ठीक है। अभी मैं बताया हूँ ये इधर से वेस्ट से ईस्ट बहती है, पछुआ पवनें होती हैं। तो प्रबल है ये
और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहाँ पे? अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर को ये जोड़ती है। और अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ने वाली एकमात्र महासागरीय धारा के रूप में यह गल्फ स्ट्रीम से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है और अमेजन नदी से 100 गुना अधिक भी शक्तिशाली है। यह 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी महासागरों को अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से अलग करती है और मोटे तौर पर यह धारा क्या करती है? दक्षिणी सीमा के साथ मेल खाती है। ठीक, तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है जो मैंने अभी आपको बताया। दुनिया भर में गर्मी, पानी और पोषक तत्वों को वितरित करने के लिए भी जानी जाती है। पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभाती है। और जलवायु विनियमन से परे एसीसी जो है, अंटार्कटिक की परिध्रुवी जो धारा है, वह अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो गैर देशी समुद्री प्रजातियों को अंटार्कटिका तक पहुंचाने से क्या करता है? रोकता है। हालांकि बढ़ती है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है, इसके कारण अंटार्कटिका की बर्फ जो है वो तेजी से पिघल रहे हैं और तेजी से पिघलने के कारण समुद्र में बड़ी मात्रा में ताज़ा पानी आ रहा है, जिसके कारण यह जो परिध्रुवी अंटार्कटिक परिध्रुवी धारा है वो क्या कर रही है? क्या कर रही है उसमें से? यह मुख्य रूप से बाधित हो रहा है, इसका प्रवाह, यह इसको बाधा इसमें आ रहा है, जिसके कारण यह न्यूज में बना हुआ है, आपने देखा। तो जलवायु विनिमय क्या है? तो यह एसीसी की मंदी से अधिक चरम जलवायु पर जो घटनाएं हो सकती हैं तथा वैश्विक स्तर पर मौसम का पैटर्न भी क्या हो सकता है? इसके कारण बदल सकता है। उसके बाद समुद्री जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी पोषक तत्व वितरण को भी ये बाधित कर सकता है, जिससे समुद्री जैव विविधता और मत्स्य पालन भी क्या होगा? प्रभावित होगा। कार्बन जो सिंकिंग है, कार्बन पृथक्करण जो है, उस पर भी इफेक्ट डालेगा ये। महासागर की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में और तेजी आ सकती है। तो ये हालिया का रिपोर्ट है जो अभी आप देखे थे, और ये आप इसको आप मेंस में भी कोड कर सकते हैं। और प्रीलियम से रिलेटेड जो था ये एक बार आप दोहरा लीजिए, जहाँ जलवायु वाला टॉपिक है क्लास 11 की जो जियोग्राफी है, वहाँ पे एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से आप कवर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।